हाय एवरीवन। तो आज हम लोग थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले 2025 पेपर मेंस पेपर शिफ्ट वन, है ना। और शिफ्ट वन ये पहला पेपर था 22 जन, है ना, 22 जन का है। ठीक है। सो इसमें क्या दिया हुआ है, अब देखो इसमें बोला है कि लेट द ट्राइंगल पी क्यू आर बी द इमेज ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस 1 3 3 1 एंड 2 4, है ना। तो आपको तीन कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ठीक है। उसका इमेज एक ट्राइंगल है जो कि एक लाइन के रिस्पेक्ट में बन रहा है। वो लाइन है x+2y=2। मतलब ऐसा कुछ है कि मेरे को ये एक लाइन दी हुई है, एक सेकेंड, ये एक लाइन दी हुई है। इसके पहले मेरे को तीन कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। ये दिए हुए हैं 1, 3, एक दिया है 3, 1 और एक और दिया है 2, 4। ये तीन पॉइंट है, इनके रिस्पेक्ट में ये एक लाइन है दैट इज L1। ये क्या है, x+2y=2। और इसके रिस्पेक्ट में एक ट्राइंगल मेरा बन रहा है, ये, है ना। और इसकी इमेज क्या है, इसके वो वर्टेक्सेस के नाम PQR दे रखे। अब क्या बोला है, इफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल PQR इज द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा। मतलब इसका सेंट्रॉइड क्या होएगा, अल्फा कॉमा बीटा। तो आपको गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू बताना है। अब देखो इससे एक चीज तो क्लियर है, आपको PQR तीनों कोऑर्डिनेट पता करने की जरूरत नहीं है। अब बस ये करो कि जो तीन पॉइंट आपको दिए हुए हैं उन तीन पॉइंट से आप क्या निकालोगे, एक सेंट्रॉइड। उस सेंट्रॉइड की इमेज लेना है आपको L1 लाइन के रिस्पेक्ट में, है ना। वही पॉइंट मेरा निकलेगा अल्फा कॉमा बीटा। तो ये है पूरे क्वेश्चन का की कहानी, है ना, कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले तो मैं करूं, जो गिवन कोऑर्डिनेट दिए हैं उनसे सेंट्रॉइड निकाल लेता हूं। तो पहला काम है सेंट्रॉइड पता करना, जो कि बहुत ही इजी है। तीनों कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 3। तो 1+3+2, दैट इज, लिख लो 1+3+2 और डिवाइड बाय 3। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3+3 6, 6 डिवाइड बाय 3 इज 2। यह है मेरा x, है ना। अब y निकालना है। तो y के लिए क्या होगा, 3+1+4 और डिवाइड बाय 3, दैट इज 8/3, है ना। तो ये होगा y। अब ये दो कोऑर्डिनेट की इमेज निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, गिवन लाइन x+2y=2 के रिस्पेक्ट में। तो जो इमेज निकालने का फॉर्मूला होता है वो बहुत ही सिंपल होता है कि जो मेरा इमेज पॉइंट आएगा, अभी के केस में आ रहा है अल्फा, है ना, किसकी इमेज लेना है, तो अल्फा-2, ये x, फिर ऐसे ही बीटा-8/3, ये। अब अल्फा-2 के नीचे ए आता है। ए इज वॉट, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ माय लाइन, है ना। ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पार्ट, दैट इज 1। इस केस में क्या है, 1। तो आप यहां पे लिख लो 1। y के केस में सेम चीज है, दैट इज 2। तो आप यहां पे लिख लो 2। एंड आफ्टर दैट, इसके बाद में -2 टाइम्स ए x1, ए था 1 और x1 मीन्स व्हाट, माय कोऑर्डिनेट, ये वाला, जिसकी इमेज निकालना है। तो वो कितना है, 2। फिर उसके बाद में बी, बी कितना है, बी है 2 और 2 × 8/3, है ना, -2, दैट इज सी पार्ट, ये वाला।
ये वाला, इसको येलो से मार्क कर लो, ये रहा, ये वाला। ये क्या हो गया, सी। यहाँ पे सर्फ ले आए हो तो वो इक्वल टू में प्लस था उस साइड, इस साइड आया है तो नेगेटिव, तो ये ऐसा कुछ लिखा। तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है -2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस सी, और डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में रूट नहीं लगता, ये ध्यान रखना, क्योंकि अपन जब जैसे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और वो उसकी इक्वेशन निकालते हैं, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनकी, तो उसमें अपन रूट लगाते हैं, है ना। तो इस केस में नहीं लगेगा। डिवाइडेड बाय, वाइट वाला चल रहा था, सॉरी। सो डिवाइडेड में कितना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये तो ये क्या हो जाएगा 5, है ना। सो अब देखो एक एक करके निकाल लेते हैं। तो ये है अल्फा -2 इक्वल टू -2 टाइम्स, ये है 2 से 2 तो ये चला गया है, 16/3, और ये है 5, तो इट इज व्हाट -32/15। अब -32/15 अपन डायरेक्टली y वाले के लिए यूज करेंगे, बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, है ना। तो बस यहां से मेरा अल्फा निकल आएगा। तो अल्फा इज व्हाट 2 -32 डिवाइड बाय 15, ये 15 टू जो 30, ये कितना आ जाएगा -2/15। यह है अल्फा, मतलब सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट, है ना। ऐसे ही बीटा निकालने जाऊंगा तो बीटा कितना आ रहा है, बीटा -8/3 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू -2/15। बीटा -8/3 इक्वल टू -4/15। इसको उस तरफ लाओ तो ये बीटा हो जाएगा 8/3 -4/15। इसको कैलकुलेट करना है। 5 से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 8 वाले सेक्शन में, तो 8 5 जा 40, 40 में से 4 गए तो 36/15। तो दैट इज व्हाट अवर बीटा। अभी अल्फा और बीटा अपन को पता है, अब क्या निकालना है ये देख लेते हैं। तो 15 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा निकालना है। ओके, अपन यहां पे लिख लेते हैं 15 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा, क्या होने वाला है 15, अल्फा कितना है -2/15, और ये है, एक सेकेंड, कोई दिक्कत, हाँ देखो अपन ने एक जगह पे गलती की हुई है। कहाँ पे, यहाँ पे ये -2 यूज किया हुआ है, ये -2 नहीं है, ये -32 है। ये वाली चीज यूज करना चाहिए थी। ये होएगा -64। तो इसको मिलाते हैं, एक से। सो बीटा, बीटा वाला पार्ट कैसे होगा, बीटा -8/3 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू -32/15। सो यही चीज कितनी हो जाएगी, बीटा -8/3 इक्वल टू, ये हो जाएगा -64/15। ठीक है, हाउ लकी आई एम, मैंने जल्दी वो कैलकुलेशन पकड़ लिया, अदरवाइज पूरा सॉल्यूशन रॉन्ग जाने वाला था, आई मीन रॉन्ग अपलोड होने वाला था। कोई बात नहीं। सो -8/3 उस तरफ जाएगा तो इट विल बी 8/3 माइनस
64/15। 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 40/15 माइनस 64/15, और ये हो जाएगा -24/15। अब तो सही है ना। अब मेरे को फाइनली क्या कैलकुलेट करना है, 15 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा, दैट इज 15। और अल्फा कितना आया था, अल्फा आया था -2/15, और माइनस, बीटा कितना है, -24/15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 24/15। अब 24 में से 2 गए तो 22, 22 और 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल वैल्यू आएगी 22। आंसर कितना आएगा 22 है ऑप्शन में। यस, इट इज एन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। तो ये तो देखा कैलकुलेशन का प्रोसीजर कि भाई कैलकुलेशन कैसे करना है ना। पर इसके साथ में जैसे हमने डिस्कस किया था कि सिर्फ हम क्वेश्चन में क्या है वो डिस्कस नहीं करेंगे, और भी चीज़ें जो इसके रिलेट में है, आई मीन जो इसमें कीवर्ड्स हैं हम वो भी डिस्कस करते हैं, ताकि हमारा जो रिवीजन है वो और एक्टिव होती जाए। तो इसमें देखिए की पॉइंट क्या है, इसमें है की पॉइंट हमारा ट्राइंगल बी इमेज इमेज। तो इमेज का फॉर्मूला तो आपको हो गया है, पता हो गया है, और इमेज अपन को लेना होता है, तो आप इमेज और कैसे ले सकते हो, जैसे कि इमेज पे और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख लेते हैं अपन। सो लेट्स से ये थोड़ा सही नहीं बना है। लेट्स से मैंने ऐसी कोई एक्सेस बना रखे और ये मेरा कोई मिरर है, दैट इज L1 लाइन, है ना। अब ये मेरा एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। उसने बोला कि ये पॉइंट से इस लाइन पे एक पॉइंट है, दैट इज P। मेरे को ये गिवन पॉइंट है, लेट्स से A, और इस L1 लाइन पे P पे ये लाइन आ रही है, और इससे रिफ्लेक्ट होके एक लाइन जाएगी, दैट इज ये। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालो L2, मतलब रिफ्लेक्शन वाली लाइन की आप वो निकालो। तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये बहुत इजी है। आप बस ऐसा करो कि जो मेरा ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट की मिरर इमेज डेफिनेटली इस लाइन पे पड़ रही होगी, ठीक है ना, ए डैश। तो अब बस ये करो कि L1 लाइन से L1 लाइन पे आप ये इमेज वाला फॉर्मूला लगाओ और ए की इमेज निकालो, दैट विल बी ए डैश। और ए डैश पता है, पी पता है, 2 पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन निकालो, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन L2। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, इसी में वो वेरिएशन भी डाल सकता है ना। कि उसने लेट से मेरे को L2 की इक्वेशन दे दी, तो वो P पॉइंट पूछेगा। तो P पॉइंट निकालना बहुत सिंपल है, आपको L1 लाइन की इक्वेशन पता होगी, आप L2 और L1 का इंटरसेक्शन पता कर लो, वही पॉइंट मेरा इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट होगा जिसपे मेरी ए से आने वाली लाइन रिफ्लेक्ट हो रही होगी। ये भी एक केस है, एक ये केस हो गया। और आप क्या सोच सकते हो, और थोड़ा सोच लो कि वो एरिया पूछ सकता है आपसे, इसमें एरिया पूछ सकता है, या ए पी ए डैश का सेंट्रॉइड पूछ सकता है, सेंट्रॉइड पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता है ना। फिर ए पी ए डैश से बनने वाले सर्कल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछ सकता है। तो कई चीजें ऐसी हैं वो पूछ सकता है आपसे। अब बस आप लॉजिक ध्यान रखना कि ए डैश पॉइंट आप कैसे पता करने वाले हो, दैट इज बाय यूजिंग द इमेज फॉर्मूला, है ना। तो पहला कीवर्ड तो क्लियर हो गया, दैट इज इमेज, इमेज। उसके बाद में सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड देख लो भाई, सेंट्रॉइड में बता देता हूँ आपको थोड़ा डिटेल में। थोड़ा अपन पेज नीचे कर लेते हैं।
तो जो नेक्स्ट कीवर्ड था हमारा वो क्या था, सेंट्रॉइड। अभी ये तो आपको पता है कि सेंट्रॉइड आपको कैसे मिलता है, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। आप मीडियन को ड्रॉ करते हो और उनके इंटरसेक्शन से क्या मिलेगा आपको, सेंट्रॉइड। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही हो गया, है ना। ये ट्राइंगल है, इनमें 3 मीडियन को आपने ड्रॉ किया और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहा। ये क्या है, जी। इनको मैं डी, ई और एफ नाम दे देता हूं। अब डी ई एफ एक्चुअल में मिड पॉइंट है ना। तो डी पॉइंट एबीसी ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब बनने वाले एरिया, दैट इज एरिया ऑफ ए बी डी और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, ये दोनों के एरिया भी बराबर होंगे। ठीक है। अब आप अगर ध्यान दोगे तो ये तीनों मीडियन मिलके इस पूरे ट्राइंगल को 6 एरिया में डिवाइड करें। 1 2 3 4 5 6, और ये 6 एरिया क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी आया कैसे, अगर आप जी बी सी ट्राइंगल को देखोगे ना, तो उस केस में जी डी इज द मीडियन, ये है मीडियन, है ना। तो अगर ये मीडियन है तो ये बीसी को बीडी और डीसी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। वो तो पहले भी कर रहा था, अभी भी करेगा। और अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो इक्वल एरिया क्रिएट हो रहा होगा। तो इसीलिए ये 1 और ये 2, ये दोनों इक्वल एरिया क्रिएट। फिर ऐसे ये 3 और ये 4 इक्वल हो जाते हैं, ये 5 और ये 6 इक्वल हो जाते हैं। अब आप ए बी डी और ए डी सी को जब कंपेयर करोगे तो ऐसा होगा कि 6 इंडिविजुअल एरियाज आपके एक दूसरे के इक्वल प्रूफ हो जाते। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट चीज, जो जी पॉइंट है वो पूरी एडी लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब मैं बोल सकता हूं ए जी बाई जी डी कितना होगा, 2:1, या फिर ए जी बाई ए डी, मतलब ए जी मतलब कि कितना, ए से सेंट्रॉइड की लेंथ, और ए डी मतलब कितना, टोटल मीडियन की लेंथ, ये होगा 2/3। ठीक है ना। ए जी 2, जी डी 1, तो ए डी टोटल कितना, 2+1, दैट इज 3। तो 2:3 इज वॉट, ए जी बाय टोटल मीडियन लेंथ, है ना। ये चीज क्लियर हो गया। और आप क्या सोच सकते हो, ये पॉइंट हो गए। हाँ, एक और चीज होती है, फिर से ट्रायंगल बना लेते हैं। ये मैंने ट्रायंगल बनाया है, ये है ए, ये है बी, ये है सी। और इस बार मीडियन ना ड्रॉ करके मैं सिर्फ मिड पॉइंट लोकेट कर रहा हूं, तो डी ई एफ। अब अगर आप मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो टोटल 4 ट्राइंगल बनेंगे। देयर इज 1 2 3 एंड 4। अब ये चारों ट्राइंगल क्या होते हैं, आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। भाई एफ ई लेंथ एफ और ई के मिड पॉइंट होने के कारण बीसी का हाफ होता है, और बीसी का हाफ एक्चुअली बीडी है। तो ये लेंथ के इक्वल है। ऐसे ये लेंथ सामने वाली लेंथ के इक्वल है, और एफ डी लेंथ कॉमन है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसी तरीके से आप एफ ई डी और ई डी सी को कंपेयर कर सकते हो, वो दोनों भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। इस तरीके से चारों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट है तो एरिया तो बराबर होगा ही सही, है ना। एरिया बराबर होगा, चारों का एरिया बराबर होगा। और आप सोचो, एफ ई डी के कोऑर्डिनेट देके वो एफ ई डी का एरिया दे दे और आपसे पूछे कि एबीसी का एरिया बताओ। एफ ई डी आर वॉट, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट से आप, वो आपसे चाह रहा होगा
कि आप ABC के कोऑर्डिनेट निकाल के उसका एरिया फाइंड करो, तो आपको इतने लंबे प्रोसीजर से जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मिड पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया पता करो, उसका 4 टाइम कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट है, ये रिलेटेड पॉइंट है, किससे रिलेटेड है, सेंट्रॉइड से। ठीक है, आप इनको यूज कर सकते हो अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से है। 3 पॉइंट दे रखे, Z1 Z2 Z3 B3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और किस पे है ये, एक सर्कल पे, मॉड Z इक्वल टू 1। तो मॉड Z इक्वल टू 1 एक सर्कल है जो कि ओरिजिन पे ड्रॉन है, और उसकी रेडियस कितनी है, 1। ये तो बहुत सिंपल ही हो गया फिलहाल है ना। और इन्हीं इसी सर्कल पे मेरे 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, दैट इज 3 पॉइंट्स Z1 Z2 और Z3। उनकी कंडीशंस क्या है वो और देख लेते हैं। पहली कंडीशन है आर्गुमेंट ऑफ Z1 इज π/4, मतलब कि उसकी रेडियस तो 1 है, पर एंगल कितना बना रहा है, π/4, दैट इज 45। मतलब π/4 पॉजिटिव बना रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री बना रहा है मेरा Z1, है ना। अब 45 बना रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 1 + i/√2, या बोल सकता हूँ 1/√2 + i/√2, cos 45 प्लस i sin 45। तो वहां से 1/√2 + i/√2, ये Z1 के कोऑर्डिनेट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है आर्गुमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू 0, मतलब कि एंगल 0 है, मतलब एक्स एक्सिस पे ही है, और कितनी रेडियस पे है, कितनी दूरी पे है, 1। तो ये सर्कल पे ही आएगा, ये यहाँ पे आएगा और एक्स एक्सिस पे आएगा। कोऑर्डिनेट है 1 + 0, मतलब अभी तक के कोऑर्डिनेट बिल्कुल सिंपल सिंपल है। Z3 के कोऑर्डिनेट भी -π/4 एंगल बना रहा है, मतलब 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज, इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। सो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो मेरा रियल पार्ट पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव, और नीचे तो √2 जाएगा। दैट इज व्हाट माय Z3। अब देखो एक्चुअल में अपन को Z1 Z2 Z3 तीनों की वैल्यू पता है, ऐसा भी नहीं है कि इसमें कुछ अननोन पैरामीटर है, तीनों की ही वैल्यू पता है। और उसने एक्सप्रेशन पूछा है, दैट इज Z1 इंटू Z2 का बार प्लस Z2 इंटू Z3 का बार प्लस Z3 इंटू Z1 का बार, इस पूरे का मॉडुलस और उसका स्क्वायर भी है, पूछा है ना। तो ये तो बहुत ही आसान चीज हो गई, क्योंकि आपके मॉडुलस के कारण एक रूट आ रहा होता तो वो रूट भी हट गया है ना। और अंदर का टर्म भी एक तरीके से सिमेट्रिक है, तो कैलकुलेशन भी बहुत अजीब सा नहीं फंस रहा होगा, 100%। ठीक है ना। और कोऑर्डिनेट भी सिंपल दिए हुए, तो आप अगर सिंपली भी करोगे ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओगे कि यूलर्स लगा लूँ या ऐसा कुछ लगा लूँ, तो डोंट गो फॉर दैट। भाई सीधी वैल्यू पुट करो और तो भी आपका आंसर इजीली आ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं ना। Z1 इंटू Z2 का बार, तो Z2 तो 1 + 0i ही है, इसका बार तो 1 ही होएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 + i/√2, और इंटू Z2 का बार दैट इज 1 प्लस Z2 इंटू Z3 का बार, तो Z3 का बार अभी माइनस है, तो कॉन्जुगेट लगने के बाद में इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 1 + i हो जाएगा। तो ये 1 है और ये इसमें मल्टीप्लाई हो रहा होगा 1 + i डिवाइड बाय √2 का। देखो पहले दोनों तो सेम ही हो गए, तो ये तो सिंपली एडिशन हो जाएंगे, है ना। इसके बाद में है Z3 इंटू Z1 का बार,
तो Z3 है 1 माइनस आई, Z1 है 1 प्लस आई, जिसका कॉन्जुगेट लोगे तो 1 माइनस आई हो जाएगा। अब दोनों ही सिमिलर हैं या इक्वल हैं, तो 1 माइनस आई का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और √2 नीचे दो बार आएगा, एक बार Z3 के लिए, एक बार Z1 के लिए। तो √2 का स्क्वायर दैट इज 2। ठीक है, इसका मॉडुलस लेना है और मॉडुलस लेने के बाद में स्क्वायर करना है। ठीक है, ये है अपना कैलकुलेशन। ठीक है, अब इसको देखो, अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 1 प्लस आई दो बार आ रहा है, तो आप इसमें 1 प्लस आई ये आप कॉमन ले लो, तो 1/√2 प्लस 1/√2 इज वॉट 2/√2। तो 2/√2 को लिख सकते हो आप √2। तो अभी तो 2/√2 लिख लेता हूं, पर आपको समझ में आ जाएगा। 1 माइनस आई का होल स्क्वायर दैट इज -2i। ये रिजल्ट आपको याद ही होना चाहिए कि 1 प्लस आई का स्क्वायर कितना होता है 2i, और 1 माइनस आई का स्क्वायर होता है -2i। ठीक है, -2i डिवाइड बाई 2 इसका मॉडुलस और स्क्वायर। अब देखिए भाई, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, ये ऊपर √2 आ रहा है, तो ये फाइनली कितना बन रहा है, ये बन रहा है 1 प्लस आई इंटू √2 और फिर माइनस आई, ये बन रहा है इसका स्क्वायर। अब रियल और इमेजिनरी अलग अलग कर लेते हैं, तो रियल पार्ट है दैट इज √2 प्लस इमेजिनरी पार्ट है दैट इज √2 माइनस 1। ये मॉडुलस और उसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है इतने से पार्ट। अब ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट का स्क्वायर दैट इज कितना हो जाएगा 2, और प्लस इमेजिनरी पार्ट है दैट इज √2 माइनस 1 इसका स्क्वायर। ये रूट के अंदर होगा और इस पूरे का स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर ये हट जाएंगे। √2 माइनस 1 का स्क्वायर ये कितना होगा 2 प्लस 1 3 माइनस 2√2, तो ये आएगा अंदर 2 प्लस 3 माइनस 2√2 ये चीज, और ये रूट और स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 5 माइनस 2√2। यही चीज ऊपर दिया हुआ है, तो अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, अल्फा की वैल्यू 5 आ रही है और बीटा की वैल्यू -2 आ रही है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई 25 प्लस 4 दैट इज 20। तो इतना डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, अब ये तो हो गया, अब कुछ कीवर्ड्स के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो कीवर्ड्स में क्या है भाई, पहले तो मॉडुलस। जब भी मॉडुलस आता है तो जो हमें पहला थॉट तो सर्कल को लेके ही आता है ना, कि भाई मॉड जेड या मॉड जेड में से कोई मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट मैं माइनस कर रहा हूँ, तो वो क्या बता रहा होगा सेंटर और इक्वल टू में जो लिखा हुआ है वो है रेडियस, है ना। तो कुछ इस तरीके से दिखता है, इसके बारे में भी एक छोटा सा डिस्कशन देख लेते हैं। ये सब मतलब z -2 प्लस 3i ऐसा कुछ लिखा है और इक्वल टू में लिखा है 4, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2, -3 ये मेरा सेंटर है और 4 क्या है रेडियस है। मतलब ये मैं प्लॉट करने जाऊं तो ये 4th क्वाड्रेंट में मेरा पॉइंट है सेंटर और रेडियस है 4, तो ये 4 यूनिट की रेडियस और फिर ये सर्कल घूम रहा है। ठीक है, अब ये सर्कल की बाउंड्री के पॉइंट्स को बता रहा है, मतलब इसकी बाउंड्री पे लाई करने वाले सारे पॉइंट क्या होंगे सेट। ठीक है, अब थोड़ा सोचो, ये इक्वल टू की जगह पे ये लेस देन लग गया होता
तो इसका मतलब क्या है, लेस देन के कारण पॉइंट्स कहाँ के, अंदर के इंक्लूड करना है। कहाँ के इंक्लूड करना है, अंदर के। तो उसके अंदर के पॉइंट्स, आई मीन अंदर का एरिया, ये क्या बता रहा हो, लेस देन इक्वल टू। सेम चीज आप ग्रेटर देन इक्वल टू लोगे तो इसका मतलब आप बाहर की बात कर रहे हैं, पर बाहर का एरिया बाउंडेड नहीं होएगा, वो क्या होगा, अनबाउंडेड। तो लेस देन इक्वल टू मतलब अंदर के सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ, बस ये ध्यान रखना। ठीक है। अब मान लो ये एक ऐसा सर्कल दिया हो और एक और कोई, लेट से कोई एक और सर्कल दिया हो, आ, कुछ भी मान लो यार, z माइनस ये ले लेता हूं 3+4i, ऐसा कुछ। और इसकी रेडियस में मान लेता हूं लेस देन इक्वल टू कितनी, लेट्स से 1। इसका मतलब क्या है, 3+4i, ये 3+4i यहाँ कहीं पे जो भी पॉइंट होएगा 3,4, यहां से 1 रेडियस का एक सर्कल बनेगा। अब वो इन दो सर्कल के बीच की मिनिमम लेंथ पूछ सकता है, मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस कैसी आएगी, अब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाल लो, उसमें से दोनों रेडियस को सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिनिमम आ जाएगा, और दोनों रेडियस ऐड करोगे तो मैक्सिमम रहता है। ठीक है। सो ये कुछ छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जनरली ये चीज मेंस में पूछ देते हैं वो लोग। ठीक है। ये मॉडुलस से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है ना। तो वैसे तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे एक सीरीज डालने ही वाला हूँ, 25 और 50 प्रॉब्लम्स वाली। तो उसमें मैं डिटेल में और भी टाइप के आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, स्पेसिफिकली मॉडुलस पे, और या फिर मॉडुलस और आर्गुमेंट के कॉम्बिनेशन पे। ठीक है। नेक्स्ट चीज इसमें एक और क्या दे रखा है, दैट इज आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या बताता है, आर्गुमेंट सिर्फ आपको डायरेक्शन बताता है। मतलब आर्गुमेंट ऑफ, ऐसा लिखा है z इक्वल टू π/4। तो इसका मतलब क्या है कि मेरी एक रे निकल रही है जो ओरिजिन से निकल रही है, और π/4 पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव में 45 डिग्री बना रही होगी। एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज आप मूव करोगे 45 डिग्री, तो एक रे जो जा रही है, यही आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू π/4 को बताती है। अब यहीं पे z माइनस 1+i लिख दूं मैं, और इसके बाद आर्गुमेंट लिखूं, तो अभी भी ये रे ही बता रही है। एंगल आप जो भी लिखना चाहो वो लिख लो, लेकिन रे इस बार कहां से स्टार्ट हो रही है, 1,1 से, जो यहां पे लिखा है। तो आर्गुमेंट हमेशा आपको क्या बताता है, रे को। ठीक है ना। सो इसी में ही अगर आप दो आप रे को यूज कर रहे हो, है ना, आर्गुमेंट ऑफ सेट, तो दो रे के रिस्पेक्ट में ये आपको सर्कल का एक पार्ट देने लग जाता है। अभी डिपेंड करता है कि एंगल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये चीज आपको सर्कल की तरफ रिफ्लेक्ट कर रही होगी कि वो सर्कल का माइनर आर्क है या मेजर आर्क है। ठीक है ना। ये चीज भी मैं उसमें सीरीज में ही डिस्कस करूंगा। तो अभी आपको मॉडुलस और आर्गुमेंट का एक बेसिक आइडिया जरूर हो गया होगा। ठीक है। सो ये दो क्वेश्चन हो गए, अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मैं पर वीडियो 2 क्वेश्चन का रखूंगा। ठीक है। और कोशिश करूंगा फ्रिक्वेंटली अपलोड करूं, ताकि 2025 का पेपर एक वीक से पहले डिस्कस हो जाए, तो 2025 की और भी पेपर्स में डिस्कस करते चलूँ। तो मेंस के पेपर्स के डिस्कशन से आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि पेपर का सिलेबस किस अराउंड घूम रहा है ना। तो आप उस तरीके से प्रॉब्लम्स वो करना स्टार्ट करो, और भरोसा रखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग ही सब कुछ है। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे अच्छा ध्यान दो, और डेफिनेटली जब तक प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर रहे हो, तब तक क्या होगा ना, सिर्फ रिवीजन से बात नहीं बनेगी, और बैकलॉग बैकलॉग जितना दिमाग में चलता है उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। बैकलॉग कवर भी कर लोगे तो भी अब तब तक प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है। हाँ, आपकी मेहनत थोड़ी सी
गलत डायरेक्शन में जा रही है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।